दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक खास स्थान इस तारीख का है। 21 जुलाई का बात 1993 की है। 1993 की 21 जुलाई की ममता बनर्जी जो आज मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उस वक्त युवा कांग्रेस की नेता थी। ममता बनर्जी के आह्वान पर राइटर्स अभियान के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। यह बहुत बड़ी घटना थी। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस तारीख को हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े स्तर पर शहीद दिवस का आयोजन करती आई है। अब 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके पहले इस आयोजन का खास महत्व है और कहना न होगा कि इसका महत्व, राजनीतिक महत्व इतना अधिक है कि यहीं से वो अपनी पूरे साल की राजनीति की तैयारी और उसकी भावभंगिमा तैयार करती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उत्साहित करती हैं राजनीतिक काम के लिए। लेकिन आज 21 जुलाई को हमारा संसद सत्र भी शुरू होने वाला है भारत का, और इसमें सरकार तमाम तरह के सवालों से घिरी हुई है। लेकिन इस सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे कि आराम से अपनी पीठ थपथपा सके। हर बात पर यह सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है। तो इस 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में संसद कितना हंगामेदार रहेगा, संसद में किस प्रकार की कार्रवाइयां होंगी, पूरे देश के लोगों की उत्सुकता बनी हुई है। क्योंकि इस बार संसद में जितने सारे सवाल हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं उसके बाद से सबसे अधिक सवालों वाला सत्र शायद यह सत्र हो, जिसमें तरह तरह के सवाल हैं। इसके पहले भी महत्वपूर्ण सवाल संसद के सत्र के संदर्भ में उठे हैं, लेकिन इस बार का कुछ खास महत्व है। तो क्योंकि हाल के दिनों में किसी संसद सत्र के पहले विपक्ष के पास इतने सारे बुनियादी सवाल एक साथ जमा नहीं हुए थे। जाहिर है कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इधर भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री किरेन रिजिजू ने ठीक ही कहा है, जो मीटिंग हुई थी संसदीय दल की सभी पार्टियों की के नेताओं की, उसके बाद उन्होंने ठीक ही कहा कि संसद चलाना सबकी जिम्मेवारी। संसद चलाना किसी एक दल या एक पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इतनी अच्छी बातें तो की जाती हैं, लेकिन इन बातों के पीछे, इन अच्छी बातों के पीछे और माजरा क्या है। सवाल उठता है इसमें जो एक बात और छिपी हुई है कि क्या सिर्फ संसद चलाना सबकी जिम्मेवारी है या देश चलाना भी सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि देश चलाना भी महत्वपूर्ण है और देश चलाने के लिए ही संसद को चलाया जाना जरूरी है। तो देश चलाने के मामले में सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है? सरकार को लेनी चाहिए। जो सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको लेना चाहिए। जो हमारे संसद के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनको लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री रहें और सरकार विपक्ष के सवालों का सही जवाब दे, सही सवालों का सही जवाब। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या विपक्ष के सवाल क्या देश के सवाल नहीं होते हैं? संसद क्या भाषण देने, प्रवचन करने और कई बार सवालों को गुमराह करने की जगह बन गई है? क्या संसद जवाबदेही तय करने की भी जगह नहीं है? संसद में तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी जवाबदेही के लिए कोई और ठिकाना
ढूंढ रखा है। देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक दलों का आपसी मामला नहीं है, इसमें जनता ही भागीदार है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोग भी भागीदार है, बल्कि कहा जा सकता है कि बड़ा भागीदार है। लोकतंत्र कोई धोखा नहीं है, एक वास्तविक सच्चाई है। लोकतंत्र धोखा नहीं है। मैं जब यह कह रहा हूं तो इटली के तानाशाह मुसोलिनी की याद आ रही है। मुसोलिनी ने कहा था, बेनिटो मुसोलिनी मेरे कुख्यात रहे हैं विश्व इतिहास में, विश्व युद्ध के संदर्भ में, और आजकल विश्व युद्ध का वातावरण बन रहा है तो उस विश्व युद्ध के तमाम नायकों खलनायकों की भी याद तो आ ही जाती है। तो इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने कहा था कि लोकतंत्र एक सुंदर सिद्धांत, लोकतंत्र एक सुंदर सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में यह एक धोखा है। अब फांसीवाद शब्द का और सिद्धांत का भी पहला प्रयोग शायद मुसोलिनी ने ही किया था। इस बात से यह बात, एक और बात सामने निकल करके आती है कि क्या सचमुच में लोकतंत्र एक धोखा है। बात यह है कि इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अपने विचार और सिद्धांत में तो सुंदर और सम्मोहक होता है, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र को धोखा में बदलने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है, उसे ही फांसीवाद कहा जाता है। शुचिता, शुद्धता, पवित्रता और पूर्णता जैसे सुंदर जीवन प्रसंग की चर्चा करते हुए जीवन में जहर घोलता रहता है, लोकतंत्र को धोखा में बदलता रहता है। आज इस बात को ठीक से, बहुत ठीक से और ध्यान से समझे जाने की जरूरत है। अपने स्तर पर उठाए जाने की भी जरूरत है कि लोकतंत्र में सिर्फ सुंदर सुंदर बातों के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के लिए भी जगह होने की जरूरत है, उसके व्यवहार की जरूरत है। आजकल भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में चाणक्य की बहुत चर्चा होती है। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में राजतंत्र में विकसित चाणक्य नीति का हवाला कुछ अधिक ही दिया जाने लगा है। यह कहे जाने की जरूरत नहीं है कि आजकल की लोकतांत्रिक राजनीति से लोग परेशान हैं, और जाहिर है कि इसका रवैया भी राजतंत्र जैसा होता जा रहा है। और यह सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरी वैश्विक परिस्थिति में ये बात लग रही है कि लोकतंत्र को फिर से राजतंत्र में बदलने की कोशिश की जा रही है, कम से कम व्यवहार के स्तर पर। तो जाहिर है कि लोग काफी परेशान हैं, घरेलू और वैश्विक परिस्थिति के चलते अपने अपने भविष्य को अनिश्चित मानकर कहीं न कहीं आम लोगों का मन बहुत डरा हुआ है। ऐसे में राजतंत्र के ही वातावरण में विकसित कामंदकीय नीति शास्त्र को याद किया जाना चाहिए। हालांकि कामंदकीय नीति शास्त्र की चर्चा लगभग नहीं होती है, या कह नहीं ही होती है, जल्दी तो इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कामंदकीय नीति सार में आम लोगों के भय और कहा जा सकता है दुख के भी 5 कारणों को चिन्हित किया गया है। वो कारण कौन से हैं? राज्य के दमनकारी अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान की मान्यताओं के को नहीं मानते, उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद वे किसी व्यक्ति विशेष के साथ अपने आप को नथिभुक्त कर लेते हैं, जो सामाजिक मान्यताओं को उतना नहीं मानते। तो और उतना ही नहीं, वे तरह तरह से दमन करते हैं। तो जो उनके पास शक्ति होती है, राज्य की शक्ति है, तो राज्य के दमनकारी अधिकारी तो पहला शत्रु है। अब इसे मिलाकर देख लीजिए। दूसरा शत्रु है चोर, जो आपकी तमाम बातों को, आपकी जो भी संपत्तियां हैं, जो भी आस्तियां हैं, जो भी एसेट्स हैं, उस एसेट्स में वो सेंध लगाते रहते हैं, उसकी शक्ति को लगातार कमजोर करते रहते हैं, और नाजायज तरीके से आपके हक और हुकूक को जो समेट लेते हैं, जो छिपा लेते हैं, जो दबा देते हैं, चोर। तो ये चोर जो है ये महत्वपूर्ण है। दूसरे लोगों का मन रहता है दुश्मन से, यानी कि लोकतंत्र के दुश्मन से, देश के दुश्मन से। दुश्मन कहने का अर्थ यह है कि जो जनता की प्रगति, सुख, शांति में बाधक हो, वही तो जनता का दुश्मन है। और एक दुश्मन होते हैं राजा के दोस्त या रिश्तेदार, जो राजा के बहुत करीबी होते हैं। देखिए, उस जमाने में क्रोनी कैपिटलिज्म की बात किस ढंग से कही गई थी।
कमंद के निसार में कि राजा के दोस्त या रिश्तेदार या मतलब उनके करीबी जो होते हैं, ये भी लोगों के इनसे भी लोगों को कष्ट और दुख पहुंचता रहता है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही थी कि खुद राजा की बुरी आदतें अर्थात वासना से लोगों का दुख और दर्द बढ़ता रहता है। दुख और दर्द से वो परेशान रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे आज के लोकतंत्र पर किन किन बातों का हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें प्रभावी हैं, कौन कौन सी बातें प्रासंगिक हैं। ये पुरानी बातें हैं। इन बातों को सिर्फ याद किया जा सकता है, हमें अपने संदर्भ में देखना होगा। जाहिर है कि उसमें में मीडिया का वर्चस्व नहीं, मीडिया नहीं था, मीडिया का अस्तित्व ही उस ढंग से नहीं था उस जमाने के राजतंत्र में, तो मीडिया की भी चर्चा उसने नहीं की। मेरा ख्याल है कि आज अगर ये नीतियां बनी होती तो इसमें निश्चित रूप से मीडिया के एक अंश को भी जोड़ा गया होता, और इसमें कहीं से भी और भी बहुत सारे तत्व हैं जो जनता के सुख दुख को, चैन को कम करने के लिए जो जवाबदेह हैं। तो आज से संसदीय सत्र शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल में की भी में जो राजनीतिक जो आयोजन है, जो शहीद दिवस श्रद्धांजलि के बाद भी कोई राजनीतिक संकेत उभर सकते हैं। और आज से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इसमें सरकार के तेवर और विपक्ष के रुख से बहुत सारी बातें, राजनीतिक संदेश हमारे सामने आएंगे। तो जाहिर है कि पूरा देश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, हम आप भी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इन तमाम मुद्दों पर आप भी सोचें, अपनी राय बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए तो और अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।